नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए तेवर एक नए अंदाज में लंच ब्रेक देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जहरीली शराब से मौत मामले पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पिएगा वो मरेगा ही। थोड़ी देर पहले बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब पीना ठीक नहीं है। जहरीली शराब पीकर मरने वाले परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मौत में एमपी यूपी कहीं ज्यादा आगे है, जहां शराबबंदी नहीं है। तो कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जाएगी बिहार सरकार की ओर से मरने वाले परिवार वालों की तरफ, ये नीतीश कुमार ने साफ तौर पर विधानसभा में कहा है। लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से। और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है साहब? मुझको तो आश्चर्य होता है। मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे। तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे। यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। कृष्ण भगवान का भी आप लोगों को पता है, जरा पता कर लीजिएगा जो अपने को समझते हैं। मुस्लिम समुदाय का भी देख लीजिए, धर्म का एक एक चीज आप अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि कोई धर्म मानने वाला भी ठीक नहीं मानता है और कोई सही मायने से करता है। बापू ने क्या कहा था, हम तो कभी कभी देखते हैं अखबार में कोई लिख देता है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा है एक एक घर में हम पहुंचा दिए हैं। और अब आपको तो हम इतना बार हर जगह बोले, अभी बोल रहा था ये लोग बोलिए, अभी जो हम 12 दिन सब जगह गए हैं, इसका लोग भी जो रहता था तो ही हमारे पक्ष में भाषण दे रहा था वहां, और आज उल्टा बोल रहा। तो क्या मामला हो गया? हम तो लागू किए हुए हैं, तो जो राज कर रहे हैं आज देश में, उनके राज्य में भी लागू है। और वहां पर क्या हो रहा, आप जरा बताइए। तो बीजेपी ने इस बीच मोर्चा संभाल लिया है। राजभवन मार्च किया जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इस मार्च की अगुवाई कर रहे थे। उनसे बात की हमारे संवाददाता सुजीत झा ने। ये सारे चीजों को बहुत हल्के से ले रही है, क्योंकि जब तक या पूरे तंत्र को या तंत्र जो चला रहा है उसको आप ठीक नहीं करेंगे तो चौकीदार और थानेदार का निलंबन या पुलिस उपाधीक्षक का स्थानांतरण, यह तो इस बात को दर्शाता है कि सरकार की कहीं से भी एक गंभीरता नहीं है। बीजेपी क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि इसे आप लागू करें और तंत्र को ठीक करें, जिससे इस तरह की जो जहरीली शराब जो होम डिलीवरी हो रहा है उस पर रोक लगे। गरीब अनावश्यक जेल नहीं जाए। पूरा जेल समाज का कमजोर तबका भरा हुआ है। जन जागरण अभियान हो। अब जनसंख्या नियंत्रण में आप बात करते हैं कि जन जागरण होना चाहिए, लेकिन शराब के मामले में क्यों नहीं आप बात करते हैं? जन जागरण अभियान नहीं होगा क्योंकि वर्षों वर्ष से ये परंपरागत रूप से लोग इसका सेवन कर रहे हैं। तो जन जागरण अभियान होना चाहिए। तंत्र को बेहतर करे, उन्हें वैकल्पिक रोजगार दें। जो जीविकोपार्जन योजना है जिसको हम सब उन्हें तय किया था, अरे लाइव चल रहा है। लेकिन वो कभी भी उस पर गंभीर नहीं हुए। कुछ एक लोग लाभान्वित हुए हैं, लेकिन एक बड़ा तबका उससे लाभान्वित एक मिनट।
तारकिशोर प्रसाद को सुन रहे थे आप, जिनका कहना है कि तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। जिस तरीके से ये जहरीली शराब घर घर पहुंचाई जा रही है, आसानी से उपलब्ध है, उस तरीके से तो आगे भी मौत के मामले सामने आते रहेंगे। जबकि नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि जब बीजेपी उनके साथ थी तब तो तंत्र से दिक्कत नहीं थी। राजभवन पहुंच गया है बीजेपी का ये दल। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार ये मुद्दा विधानसभा में उठ रहा है, जल्द ये शांत नहीं होने वाला। सुजीत झा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुजीत, देखिए, जाहिर सी बात है, जब बीजेपी गठबंधन में थी तब उन्हें तंत्र से दिक्कत नहीं थी। यही बात आज नीतीश कुमार ने विधानसभा में कही कि तब कोई भी बात, कोई भी पॉलिसी पर कभी ऐतराज नहीं जताया। आज अचानक जब गठबंधन से अलग हो गए तब हर बात से दिक्कत हो रही है। बिल्कुल यही सवाल मैंने जब उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर प्रसाद, उनसे भी पूछा और ये इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। चूंकि बिहार में जो शराबबंदी लागू है वो सभी पार्टियों की सहमति से लागू है। विधानसभा में ये पास हुआ था और सभी दलों ने, एक भी विधायक ने इसका विरोध नहीं किया था। तो ऐसे में अगर जहरीली शराब से मौत होती है और सरकार की तरफ से ये तमाम कोशिशें भी की गई कि किसी प्रकार से पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाए बिहार में, लेकिन इसके बावजूद शराब बिकती रही, शराब की तस्करी होती रही, माफिया पनपते रहे, लेकिन रोक नहीं लग पाई। और यही वजह है कि जहरीली शराब से इतने ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब तक 1000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जहरीली शराब से, जब से शराबबंदी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने पूछा था तारकिशोर प्रसाद से कि आप खुद सरकार में रहे इतने दिनों, आप तंत्र को जानते, वो कह रहे हैं कि तंत्र को मजबूत करना चाहिए। किस प्रकार मजबूत करना चाहिए? आप भी सरकार में थे, आपके बीजेपी का जब शासन था तब भी जहरीली शराब से लोग मर रहे थे, तब भी पुलिस की मिलीभगत सामने आ रही थी। तो ये कोई इसका निदान, कोई इसका सॉल्यूशन किसी को नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से भरसक पूरी कोशिश कर चुकी है। उसने तमाम पुलिस फोर्स लगा दिए, उसने मोटर बोट लगाया कि नदियों में से तस्करी ना हो, उसने ड्रोन से निगरानी करनी शुरू की। बावजूद इसके जब आपके नीचे के तंत्र में जब मिलीभगत रहेगी, अब एकमात्र अगर नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो, तो इससे ये कहीं से भी ये संभावना नजर नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये लागू किया गया उस समय 1 अप्रैल को देसी शराब को बंद करने का 2016 में ऐलान किया था मुख्यमंत्री ने, लेकिन बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के दबाव में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू हो गई। कहने का मतलब यह है कि शराबबंदी लागू करने से पहले न किसी प्रकार का कंसेंसस लिया गया, न जनता से पूछा गया, न जन जागरण किया गया, न जनता को जागरूक किया गया इसके प्रति, और उसके बाद अचानक से आपने शराबबंदी लागू कर दिया। और उस समय जो माहौल इस तरीके का था कि 31 मार्च को जो क्लोजिंग होता है उस दिन सबको परमिट भी दे दिया गया था, जो शराब के जो बेचते थे, जो दुकानदार थे, उनको बाद में पैसा वापस किया। तो इस सिस्टम में है, और यही सिस्टम जो है लगातार बिहार में काम कर रहा है। चाहे वो नीतीश कुमार का पिछले 15 साल का राज हो, उससे पहले भी जहरीली शराब पीने से मौत के मामले सामने आते रहे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ बिहार को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं। जहरीली शराब पीने के मौत के आंकड़े सबसे ज्यादा यूपी एमपी में है। बिल्कुल, देखिए, एक तो शराबबंदी से ये तात्पर्य नहीं है अगर राज्य में शराबबंदी है तो वहाँ जहरीली शराब से, जहाँ पर शराबबंदी नहीं भी है जिस राज्य में, वहाँ भी जहरीली शराब से मौत हो रही है। और सबसे जो आंकड़ा कल तेजस्वी यादव ने दिया, उसमें जो भारत सरकार का आंकड़ा था, गृह मंत्रालय ने जो सदन में पेश किया था, उसमें बिहार में सबसे कम आंकड़े थे। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इन तमाम, गुजरात, इन तमाम जो राज्य हैं उसमें जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी। लेकिन चूंकि बिहार में अभी राजनीतिक जो माहौल है, और खासतौर पर हम कहें कि जब से बीजेपी अलग हुई है, एक मुद्दे की तलाश में है और ये मुद्दा मिल गया, और ये है भी काफी बड़ा
अब तक का जहरीली शराब से मरने की जो घटनाएं हुई थी बिहार में, वो अब तक का सबसे बड़ी घटना है ये छपरा वाली। और निश्चित तौर पर इसमें इतने ज्यादा लोगों की मौत हुई है, सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा और ये नहीं कहना है कि केवल। मैं लौटूंगी आपके पास, आप नजर बनाए रखिए। जाहिर तौर पर बड़ा मामला, अब तक कुल 59 लोगों की जान इसमें गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल विधानसभा में क्या कह रहे थे, आज उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आपको दिखा देते हैं। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए, यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य में कल के व्यवहार से मुझे तो यही लगा कि ये वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है नहीं, जो नीतीश कुमार, लोगों ने नीतीश कुमार को चुना था 2005 में। नीतीश कुमार गाली गलौज के प्रतीक नहीं थे। नीतीश कुमार एक 2005 में जब इनको चुना तो नीतीश कुमार प्रतीक थे विकास के, नीतीश कुमार प्रतीक थे एक अच्छे व्यवहार के। लेकिन आज नीतीश कुमार प्रतीक बन गए हैं गाली गलौज के। नीतीश कुमार प्रतीक बन गए हैं अपने स्वभाव के कारण। बिहार में आज मौत का कुआं जैसे होता है, उसे शराब का कुआं बना दिया है। तो नीतीश कुमार ने कल ये कहा कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। आज उन्होंने फिर यही बात रिपीट की है। उन्होंने कहा है कि शराब जो भी पिएगा वो मरेगा ही। इस तरीके से शराब पीना ठीक नहीं है और ऐसे में सरकार मुआवजा पीड़ितों के परिवार वालों को नहीं देगी, किसी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाई जाएगी। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने बाकायदा ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने शराबबंदी का समर्थन किया था जब वो उनके साथ सरकार में थे, अब क्यों वो पलट गए। कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है। अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है, मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई शराब गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ है। कृष्ण भगवान का भी आप लोगों को पता है, जरा पता कर लीजिएगा जो अपने को समझते हैं। मुस्लिम समुदाय का भी देख लीजिए, धर्म का एक एक चीज आप अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि कोई धर्म मानने वाला भी ठीक नहीं मानता है और कोई सही मायने से करता है। बापू ने क्या कहा था, हम तो कभी कभी देखते हैं अखबार में कोई लिख देता है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कहा है, एक एक घर में हम पहुंचा दिए हैं। सिर्फ छपरा ही नहीं, सिवान में भी जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार सरकार इस वक्त कटघरे में है, जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं। सिवान में भी 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। सुजीत झा मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, देखिए, मौत का आंकड़ा लगातार छपरा में बढ़ रहा है, अब सिवान में भी ये मामला सामने आया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कड़ियां जोड़ दी गई हैं, क्योंकि मौत तो लगातार जहरीली शराब पीने से होती है। कई बार मामला उजागर होता है, कई बार नहीं होता है।
देखिए, ये जो सिवान का जो इलाका है जहां पर ये घटना घटी है, ये छपरा से इलाका है और संभवतः इसी जो ग्रुप का जो जहरीली शराब से जो मौत हुई है छपरा में, उसी के तहत वो लोग भी शायद शराब लिया होगा। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस इसकी जांच कर रही है। बेगूसराय से भी इस तरह की घटना आ रही है। आपने देखा होगा कि लगातार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं बिहार में जहरीली शराब को लेकर, आपको याद होगा गोपालगंज बेतिया में जब पिछले साल छठ के अवसर पर काफी संख्या में लोग मौत के शिकार हुए थे जहरीली शराब से, उस दौरान भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं बहुत सारे जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। अब चूंकि ये बड़ा मामला हो गया है, इसलिए ये जो घटनाएं हैं, जो छोटी घटनाएं हैं दूसरे जिलों की, वो भी सामने आ रही है। नहीं तो जहरीली शराब से मरने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। कई तो रिकॉर्ड में भी नहीं आते हैं। इस बीच हमारे सहयोगी सुजीत झा ने तेजस्वी यादव से बात की है, सुना देते हैं उस बातचीत के अंश। जरा आंकड़ा पेश करें। जब आंकड़ा पेश किया गया तो बीजेपी शासित राज्य अव्वल नंबर पे थे। आप देखिएगा एमपी 4 साल का आंकड़ा पेश दिया गया था, तो बीजेपी के शासित राज्य जो मध्य प्रदेश था, उन 4 सालों में 16 से 20 में मौतें 1214 हुई मध्य प्रदेश में। सेकंड भी बीजेपी शासित राज्य कर्नाटका 909। आप देखिएगा हरियाणा 476, गुजरात 50, अब बिहार में केवल 21 लोगों की मौत हुई। कब का आंकड़ा? 16 से 20 अभी जुलाई के महीने में, तो सवाल जुलाई के महीने में जब सवाल पूछा गया तब लोकसभा में, अब भाजपा की मंत्री और यहाँ भाजपा हंगामा करे तो क्या तो यहाँ सवाल, यहाँ इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश के सीएम, कर्नाटका के सीएम, हरियाणा के सीएम का भाजपा वाले लोग इस्तीफा मांगेंगे या बदलेंगे? क्या कार्रवाई की? और ये राज्य तो ऐसे राज्य जहाँ शराब मिल रहा है, इंग्लिश भी मिल रहा है। आप देखिए, आप भी विपक्ष में रहे, आप भी हंगामा करते थे, लेकिन हमारा कहने का मतलब इसका क्या विधान क्या दिख रहा है आपको? आपको शराबबंदी कानून जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि शराब तो कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। मंत्री के भाई के यहाँ से मिला केस तब ना हम लोग उठ के बोलते थे। यहाँ ये लोग कह रहे कि सरकार बिकवा रही। कहाँ से सरकार बिकवा रही? सरकार तो तब बिकवा रही थी जब भाजपा का मंत्री जो है उसी चीज को कर रहा है और संरक्षण दिया जा रहा था। ये भी कहा जा रहा है बीजेपी बिकवा रही है। कई जगह हुआ तो हमरा तो है ही नहीं, हम यही नहीं, यहाँ तो कार्रवाई की जा रही है ना। और देखिए, जब शराबबंदी कानून बना तो बीजेपी वाले लोगों ने शपथ ली, आप तो थे, सब लोग थे। तब जो बात थी, जब नहीं मानना था तो उसी टाइम ना कहना चाहिए था। तो मैं कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि भाई जो शराब पिएगा वो मरेगा, मतलब जहरीली शराब जो पिएगा। देखिए, मतलब अर्थ ये है कि भाई गलत कामों का गलत नतीजा होता है ना। आप बताइए, आप शराब पीजिएगा तो हानि होता है कि नहीं होता? स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ होता है कि नहीं होता? ये सारी चीजें तो, नशा, धूम्रपान करना, ये सब तो इंजीरियस है ही। तो उनका कहने का अर्थात कि भाई गलत कामों का गलत नतीजा होगा। श्रद्धा मर्डर मामले की जांच कर रही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ पुलिस का केस मजबूत हो गया है। मेहरौली के जंगल से पुलिस ने जो हड्डियां बरामद की थी वो श्रद्धा की ही निकली। श्रद्धा के पिता के डीएनए से इनका मिलान किया गया था। साथ ही आफ्ताब के फ्लैट में जो खून के धब्बे मिले थे वो भी श्रद्धा के डीएनए से मैच कर लिए गए। देश को हिलाकर रख देने वाले श्रद्धा वालकर हत्याकांड में ये सवाल उठ रहे थे कि 6 महीने बाद कितने सबूत बचे होंगे जिन्हें पुलिस अदालत में पेश कर पाएगी। हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने पुलिस के सामने श्रद्धा के 35 टुकड़े करने और उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंकने की बात कबूली थी, पर जब तक सबूत न मिल जाए केस कमजोर होता है। फिलहाल सबूतों के मामले में पुलिस के हाथ मजबूत होते दिख रहे हैं। आफ्ताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने हड्डियों के जो टुकड़े मेहरौली के जंगल से, मैदानगढ़ी के तालाब से और गुरुग्राम से बरामद किए थे, उनका डीएनए श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच हो गया है। दिल्ली पुलिस को सीएफएसएल की डीएनए रिपोर्ट मिल चुकी है। पुलिस को आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिली है। लोधी रोड से डीएनए की रिपोर्ट मिल गई है। जो डीएनए की रिपोर्ट मिली है वो पुलिस स्टेशन में हेल्पफुल है।
इसके साथ साथ हमें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। आफताब ने सबसे पहले दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कबूल किया था कि उसने 18 मई को श्रद्धा की हत्या की थी। महाराष्ट्र के वसई की श्रद्धा वालकर अपने लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला के साथ दिल्ली में रहने आई थी। 18 मई के बाद से अचानक जब उसने दोस्तों के फोन का जवाब देना बंद कर दिया तो दोस्तों ने श्रद्धा के पिता को बताया और श्रद्धा के पिता पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे। तब जाकर श्रद्धा के कत्ल का खुलासा हुआ। कत्ल के दिन श्रद्धा ने जो कपड़े पहने हुए थे उनमें से भी कुछ बरामद कर लिए गए हैं। ये कपड़े जंगल से मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली पुलिस को डीएनए रिपोर्ट मिल गई है। ये डीएनए रिपोर्ट श्रद्धा से मैच कर गए हैं। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो हड्डियां दिल्ली पुलिस ने सीएफएसएल जांच के लिए भेजी थी उन्हें पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर ही बरामद किया था और जो खून के कतरे आफताब के किराए के फ्लैट से मिले थे वो भी श्रद्धा से मैच कर गए। ये अब तक का इस केस में सबसे बड़ा सबूत है और दिल्ली पुलिस अब ये मान के चल रही है कि अब तक की जो जांच थी वो भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इस केस में पुलिस को 3 रिपोर्ट्स का इंतजार था, जिनमें से 2 रिपोर्ट डीएनए और पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि नार्को टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। आफताब के छतरपुर स्थित किराए के फ्लैट में किचन, बाथरूम और बेडरूम से जो खून के धब्बे मिले थे वो भी श्रद्धा के डीएनए से मैच कर गए हैं। आफताब पूनावाला इस समय तिहाड़ जेल में है। अगर जरूरत होगी तो पुलिस कोर्ट की अनुमति लेकर आफताब से फिर पूछताछ कर सकती है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस छतरपुर स्थित आफताब के फ्लैट पर भी पहुंची। इस वक्त मेरी मौजूदगी आफताब पूनावाला के घर के नीचे है, जहां पर पुलिस की एक टीम मौजूद है। यहां पर लगातार एविडेंसेस को यानी कि सबूतों को इकट्ठा करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। कहा जा रहा था कि साइंटिफिक एविडेंस जो है वो पुलिस ले रही है और यहां पर फिलहाल यही सब कोशिश है कि किस तरह से और भी ज्यादा मामले को जो है कोर्ट ऑफ लॉ में किस तरह से जो साबित है वो किया जा सकता है। जिस तरह से जो हड्डियां यहाँ से महरौली के जंगलों से बरामद हुई थी, उसके अलावा यहाँ पर जो बाथरूम था उसके बीच में जो खून के दाग थे टाइल्स के बीच से फंसे हुए उन्हें बरामद किया गया था और जो जबड़ा था श्रद्धा के सिर का वो इन तीनों ही चीजों को श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच किया गया। पुलिस के मुताबिक जब उन्हें सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी और उनकी स्टडी के बाद अगर उनके मन में कोई शंका या सवाल आता है तो पुलिस एक्सपर्ट्स को वापस भेजकर जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। श्रद्धा वालकर के परिवार और दोस्तों को भी उम्मीद है कि डीएनए मैच के बाद आफताब पूनावाला को फांसी की सजा जरूर मिलेगी। भी देखते दिल्ली जाके हम लोग से क्या बात करेंगे और कैसे, लेकिन हम लोग को पूरा भरोसा है उन लोग पे कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव पर इस केस में 2 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली से अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।